हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस प्रेजेंट्स कोवैक्सीन की डोज 2 में, जहां पे हम बात करेंगे प्रस्तावना। मैं हूं शकील अहमद। आज हम देखने वाले हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना की। तो ये जो डोज 2 है, तो देखिए आप नो टेंशन रहिए, ये एक ऐसा कोवैक्सीन डोज है जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, चाहे आप इसके जितने भी डोज लें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 या कोवैक्सीन या कोविशील्ड के जो डोजेज हैं, लेने के बाद भी नुकसान हो रहा है लोगों को, कोविड-19 संक्रमण हो रहा है। लेकिन ये वाली कोवैक्सीन का जो डोज आप जैसे जैसे लेते जाओगे आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको क्या होगा, आप अपनी जो जानकारी है, अपनी जागरूकता है भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, उसमें हर डोज के बाद एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जानकारी बेहतरीन होती जाएगी। आज प्रस्तावना की बात करेंगे, तो जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना या इसी को हम कहते हैं उद्देशिका। अगर एक फैक्ट आपको बताऊं तो विश्व में सबसे पहले उद्देशिका कहां पे ली गई? यूएसए के संविधान में लिखी गई थी विश्व में सबसे पहले उद्देशिका। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भी क्या था, कहाँ था, कौन से देश का था? तो यूएसए यानी अमेरिका का संविधान था, इसीलिए वहीं पे उद्देशिका सबसे पहले लिखी गई थी। और हमने भी कहाँ से ग्रहण किए उद्देशिका? हमने ग्रहण किए यूएसए से। लेकिन शायद अगर आपको कल का लेक्चर पता हो, अगर कल का लेक्चर आपने देखा नहीं है तो आपको पहले वो देखना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो चीजें सीक्वेंस में पता होगी और बेहतरीन तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हमने ग्रहण कहाँ से किया? उद्देशिका को ग्रहण किया यूएसए से। लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हमने कहाँ से लिए? वो हमने लिए ऑस्ट्रेलिया से। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमारी जो उद्देशिका है, अगर आपको कल का लेक्चर थोड़ा सा भी याद है तो आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, एक प्रस्ताव लाया था, प्रस्तुत किया था, जिसे हमने कहा था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट यानी स्वीकृत कर लिया गया था। और उसी के अंदर जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को सम्मिलित करते हुए, उन उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए हमारे भारत के संविधान की ये उद्देशिका, ये प्रस्तावना हमारे सामने है। प्रस्तावना क्या होती है या क्यों जरूरी है? तो देखिए, हम निबंध भी लिखते हैं ना, तो पहले एक पैराग्राफ या कुछ 100 लाइनें, 150 लाइनें हम क्या करते हैं, उसकी प्रस्तावना लिखते हैं। और प्रस्तावना के अंदर वो चीजें लिखते हैं कि आगे अपने निबंध में हम क्या लिखने वाले हैं, उन चीजों को शॉर्ट में हम बता रहे होते हैं कि ये हमारी प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी सेम वैसी ही है। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे संविधान का जिसमें हमारे पूरे संविधान का दर्शन हम कह सकते हैं। हमारा भारत किस तरह का देश होगा, किस तरह से हम डेवलप होंगे, उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या होंगे, वो सारे इस उद्देशिका में संविधान निर्माताओं ने डाले हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति उद्देशिका को ठीक से पढ़ता है तो उसे ये समझ में आता है कि भारत जो विकास करेगा उसकी विकास की राह क्या होगी, वो किस तरफ अपनी पॉलिसीज बनाएगा, किस तरफ वो लोगों को किस तरह के न्याय प्रोवाइड कराएगा, किस तरह की स्वतंत्रता है भारत में, भारत लोकतंत्र होगा या कोई मतलब वहां पे राजशाही होगी, या फिर किस तरह का भारत देश का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। अगर आप उद्देशिका को पढ़ते हैं तो उससे आपको समझ में आता है। यहाँ पे हम देखते हैं, हम भारत के लोग
एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अभी एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का मीनिंग हम समझने वाले हैं, किस शब्द का क्या मतलब है। तो जब हम पूरा समझ लेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि संविधान की उद्देशिका सिर्फ यूं ही नहीं बना दी गई है, इसमें पूरा विचार विमर्श किया गया है। हमारे भारत के क्या लक्ष्य होने चाहिए, भारत किस तरह का देश होना चाहिए, पूरी चीजें सोच विचार के ये प्रस्तावना बनाई गई है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आर्टिकल 21, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए ये संविधान 26 नवंबर को एतद द्वारा आत्मार्पित और अंगीकृत हमारे संविधान निर्माताओं ने कर लिया। तो क्या मतलब है, भारत किस तरफ बढ़ेगा, आपको इन वर्ड्स से, इन चीजों से पता चल गया होगा। और देखिए, जो चीजें हमने उद्देशिका में रखी हैं, उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान के अंदर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल वाइज, वो वेरियस आर्टिकल संविधान में बनाए गए हैं कि अगर भारत को समाजवादी बनना है तो उसके लिए हमने क्या प्रावधान किए, भारत को पंथ निरपेक्ष बनना है तो उसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत संप्रभु देश है, कैसे है, भारत के लोगों को किस तरह के न्याय प्रोवाइड किए जाए, उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद बनाए गए हैं, भारत के लोगों को जो स्वतंत्रताएं दी जानी है उनके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, समता, भारत के लोगों के अंदर समानता बनाने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं, इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं अगली हेडिंग, अगली स्लाइड में प्रस्तावना का महत्व क्या है हमारे संविधान के अंदर। तो मैं अगर आपको कहूं तो देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का या भारत का दर्शन बताती है कि हमारा भारत किस तरह का होगा। मैं बार बार कई बार ये बात बोल चुका हूं कि भारत फ्यूचर में कैसा होगा, ये बात बता रहे थे हमारे संविधान निर्माता प्रस्तावना के जरिए 1950 में। तो उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें उसी तरफ आगे पॉलिसीज बना रही हैं। तो 2 कोट्स मैंने लिए हैं, 2 हेडिंग्स मैंने लिए, 2 तथ्य मैंने लिए हैं जो 2 लोगों के द्वारा, 2 विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं प्रस्तावना के बारे में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायमूर्ति मधोलकर साहब ने उद्देशिका के बारे में कहा, उद्देशिका पर यहाँ उद्देश्य नहीं है, उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है, यानी ये यूं ही नहीं बना दी गई है, उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है तथा उद्देशिका संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है। यानी अगर हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक देखेंगे ना, तो वो सारे प्रावधानों का निचोड़, वो सारी विशेषताएं आपको उद्देशिका के अंदर नजर आ जाएगी अगर आप उस नजर से उसको देखेंगे। एक वर्ल्ड फेमस विद्वान जिनकी 2 बुक भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आप जरूर पढ़ रहे होंगे या पढ़ ली होगी, डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब, इन्होंने क्या कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यानी अगर आप शरीर समझते हैं संविधान को तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई भी शरीर नहीं होता है, बिल्कुल मृत शरीर होता है वो। और अगर प्रस्तावनाओं को हम आधारशिला माने, किसी बिल्डिंग की नींव माने, तो संविधान उस आधारशिला पर, उस नींव पर खड़ी हुई एक बिल्डिंग है, ये कहा डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब ने। ओके, आगे बढ़ते हैं चीजों को। प्रस्तावना के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको 4 तत्व नजर आएंगे। सबसे पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत, हमारे संविधान को जो अधिकार मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए, मैं वापस ले चलता हूँ आपको, शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, यानी संविधान को जो अधिकार मिलते हैं, संविधान को जो संप्रभु बनाया गया है वो किसके द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। तो संविधान को जो शक्ति प्राप्त है वो भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई संविधान सभा के द्वारा अधिकृत किया हुआ संविधान है। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली तौर पे क्या कह सकते हैं कि संविधान को जो शक्ति प्राप्त हुई है वो भारत के लोगों से मिली है। ठीक है, फिर भारत की प्रकृति क्या होगी, भारत किस तरह का देश होगा, ये बताया गया है संविधान सभा के इस
इस उद्देशिका के अंदर। तो भारत किस प्रकार का देश है? देखो, आपको पता है भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु उसको कहते हैं कि हम किसी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं है, हम हमारे निर्णय अपने खुद के तौर तरीकों से, अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लेते हैं। भारत की प्रकृति क्या है? भारत एक समाजवादी देश है। भारत की प्रकृति क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत किस तरह का देश होना चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रात्मक। भारत क्या होगा? एक गणतंत्र होगा, लोगों का शासन होगा, लोगों के लिए ये राज्य व्यवस्था होगी। दूसरा, हमारे संविधान का उद्देश्य बताती है हमारी प्रस्तावना, इसीलिए उसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देश्य क्या है हमारे संविधान का? हमारा संविधान भारत के नागरिकों को न्याय प्रोवाइड कराएगा। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, अपने तरह से जीने का अधिकार देता है। समानता, किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जाएगा, समता या समानता। और आपस में सारे लोग कैसे रहेंगे? चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, कोई भी भाषा बोलते हो, सब आपस में भाईचारे से रहेंगे। चौथी चीज और अंतिम चीज हमारे प्रस्तावना में हमें मिलती है तिथि, लागू होने की तिथि। हम सबको पता है कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कितने? लगभग 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, जो नागरिकता से संबंधित थे और दूसरी चीजों से संबंधित थे, जो निर्वाचन से संबंधित थे, है ना। तो ये 4 चीजें मुख्य तत्व हैं प्रस्तावना के। संविधान के अधिकार का स्रोत है, जो इसे लोगों से मिलता है, भारत के लोगों से। संविधान की प्रकृति, भारत की प्रकृति है, भारत संप्रभु देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्रात्मक है। उद्देश्य बताए गए हमारे संविधान के उद्देशिका में। न्याय प्रोवाइड कराएंगे, स्वतंत्रता देंगे, सब में समानता रखेंगे और सब आपस में भाईचारे से रहेंगे। संविधान लागू होने की तिथि बताता है। तो ये प्रस्तावना के तत्व हुए। उम्मीद करता हूँ इस तरह से शायद आपने कभी प्रस्तावना नहीं पढ़ी होगी जिस तरह से आज हम पढ़ रहे हैं, और आपको मजा भी आ रहा है, क्योंकि एक कोशिश है एक आम नागरिक होते हुए भी आपको संविधान के बारे में पता हो। अगर आप एस्पायरेंट्स हैं तो आपको सारे फैक्ट्स पता हो, सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो। एकेडमिया क्लासेस इसीलिए ये कोवैक्सीन सीरीज लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। अब बात करेंगे प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की और उनकी कुछ व्याख्या करते हैं, उनके बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एक शब्द आता है, भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो प्रभुत्व संपन्न के बारे में हमने आपको बताया, इसको हम कह सकते हैं संप्रभु। और संप्रभु होने का ये मतलब है, जैसे कि जब हम 1947 से पहले गुलाम हुआ करते थे, तो हमारे सारे निर्णय एक तरह से कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। भारत के लोग अपने देश के निर्णय खुद लेने में भी सक्षम नहीं थे, या सक्षम तो थे लेकिन उनके ऊपर दूसरे देशों का दबाव था या राज था। लेकिन आजाद होने के बाद इस संविधान को बनाने वाले भारत के लोग हैं। इस संविधान को भारत के लोगों से शक्ति मिलती है, और भारत देश जो सरकार चुनता है, भारत के लोग जो सरकार चुनते हैं, वो अपने निर्णय स्वतंत्र होकर लेते हैं। किसी दूसरे देश के दबाव में आकर हमारे निर्णय कभी भी नहीं लिए जाते या निर्णय चेंज नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी विदेश नीति के अंतर्गत दूसरे देशों से हमारे मधुर संबंध बने रहे, इस चीज का ध्यान जरूर रखते हैं, लेकिन हम अपने जो निर्णय है वो किसी के भी दबाव में नहीं लेते हैं। ओके, दूसरी बात हमें मिलता है समाजवादी। भारत एक ऐसा देश है, समाजवादी देश है। और ये मैं आपको बता दूं, ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए से 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करेंगे तीनों शब्दों की। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। हालांकि ये जब तक ये नहीं जोड़ा गया था, इसका ये मतलब नहीं था कि भारत का लक्ष्य समाजवाद की तरफ नहीं था। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर हम उसको देखेंगे, उसके लक्षण को देखेंगे, तो भारत कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ बढ़ता हुआ एक देश था। ओके, तो भारत में किस तरह का समाजवाद है? समाजवाद हम देखते हैं कि जो संसाधनों का आवंटन होता है, संसाधनों का आवंटन, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण। लेकिन आपको पता रखना है, समाजवाद भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक होता है साम्यवादी समाजवाद और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद।
साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, संसाधनों पर, उस देश के संसाधनों पर पूरा स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है देश की सरकार का। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में होता है प्राइवेट सेक्टर का भी उन क्षेत्रों में जहां पे असमानताएं कम है, जहां पे सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, वहां पे निजी क्षेत्रों को इजाजत होती है, उनको अनुमति होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर असमानताएं ज्यादा है, जहां पे लोगों के कल्याण की जरूरत है, लोगों के बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र हस्तक्षेप करता है। भारत कैसा समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद? तो आपको पता हो भारत लोकतांत्रिक समाजवाद है। ओके, और इसी लोकतांत्रिक समाजवाद को हम क्या कह देते हैं, क्योंकि निजी और सार्वजनिक दोनों चीजें यहाँ पे पाई जाती है, तो हम क्या कहते हैं, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, और लोगों के कल्याण पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी जोड़ा गया था भारत के प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर। और पंथ निरपेक्ष का वो मतलब हो गया कि भारत राज्य यानी भारत देश, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें राज्य हम किसी ऐसे राजस्थान, एमपी, यूपी इनके लिए नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं देश के लिए। कंट्री मतलब होता है राज्य का। तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य हर यहाँ पे रहने वाले हर पर्सन को, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी, उसकी अपनी तरह से उसका जो प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म के अनुसार वो आचरण कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता होगी। तो ये होता है हमारा पंथ निरपेक्ष। लेकिन राज्य की सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं करेगी, दूसरे धर्मों को दबाव देने के लिए काम नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, वो धार्मिक कंट्रीज है, उनमें एक धर्म को राज्य का धर्म माना गया है। लेकिन भारत की यही तो खास बात है, यहाँ पे हर धर्म को बराबर मान्यता, बराबर सम्मान दिया जाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। फिर भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक समाजवाद की हमने बात की, यानी लोकतंत्र का क्या मतलब हो गया, भारत की जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो यहाँ के लोगों में होगी, सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों में। कैसे, हमारी जो सरकार है उसको कौन चुन के भेजता है, हम ही तो चुन के भेजते हैं ना। तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अब लोकतंत्र भी हम दो तरह से होते हैं। देखो, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता डायरेक्ट हस्तक्षेप करती है सरकार के कामों में। जैसे हम सुनते हैं ना, रेफरेंडम, जनमत संग्रह हो गया, इनोवेशन हो गया, प्लेबिसाइट हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता के द्वारा उनके जो सदस्य होते हैं, जैसे संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, उनके प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। जैसे हमारे भारत में होता है ना, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं, और ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से भारत के संबंध में सारे, यानी किसी देश के संबंध में सारे निर्णय लेते हैं। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो ये भी देखो दो तरह का होता है। अगर आप एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप साधारण एक नागरिक है भारत के और संविधान को समझना चाह रहे हैं, संविधान को समझने की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो आपके लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना और वो समझ लेना काफी होगा। लेकिन ये जो विभिन्न तरीके, विभिन्न भाग बता रहा हूँ मैं, जैसे लोकतंत्र दो प्रकार का हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र फिर से दो प्रकार का हो जाता है, ये अगर आप एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इनको नोट डाउन करेंगे, या आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है संसदीय लोकतंत्र, जिसमें संसदीय चीजें होती है, संसद होती है एक जो संप्रभु होती है, या संसद के जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो संसद का प्रमुख होता है। ओके, एक होता है राष्ट्रपति के अधीन, यानी अध्यक्षात्मक, जिसे हम कहते हैं ना, राष्ट्रपति होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे अमेरिका है, USA, वहां पे राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, और सरकार का प्रमुख भी कौन है, राष्ट्रपति है, यानी यही है जो सारे निर्णय, डिसीजन, प्रमुख व्यक्ति यही होता है। संसद में क्या होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, यह राष्ट्रपति भी हो सकता है,
लेकिन प्रधानमंत्री मोस्टली आप देखोगे जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति पद है और वो राष्ट्र का प्रमुख भी है, लेकिन राष्ट्र का सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। संसदीय व्यवस्था है हमारे भारत में। तो लोकतंत्र में भी हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी भारत में कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ वर्ड्स देखते हैं। गणतंत्र। देखिए लोकतंत्र और गणतंत्र हम समझते हैं कि मोस्टली एक ही चीज है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ डिफरेंस हैं जो लोकतंत्र को गणतंत्र से अलग करते हैं। गणतंत्र की हम बात करें तो क्या होता है? जनता के द्वारा जनता का शासन, और ओबियसली किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है गणतंत्र। और इसमें क्या होती है? राजनीतिक संप्रभुता जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। विशेषाधिकार, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। देश के सभी नागरिक बराबर होते हैं, सभी के अधिकार बराबर होते हैं। अमीर गरीब और पुरुष स्त्री में ऊंची जाति नीची जाति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं गणतंत्र के अंतर्गत। अब गणतंत्र में देखिए जो लोकतंत्र होता है वो ही गणतंत्र होता है, लेकिन दो तरह से। गणतंत्र क्या है? एक तो हो सकता है गणतंत्र राजा रानी वाला, यानी राजशाही वाला, राजशाही वाला गणतंत्र। दूसरा एक गणतंत्र होता है जिसे हम कहते हैं गणतंत्र, वाकई में जो एग्जैक्ट गणतंत्र जिसे हम कहते हैं। अब इनमें फर्क समझते हैं। देखो लोकतंत्र है ये, सॉरी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र दो तरह से हो सकता है, एक तो राजशाही हो सकती है और एक गणतंत्र। आपको पता चल गया भारत क्या है? गणतंत्रात्मक देश। राजशाही क्या होती है? राजशाही के अंदर राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होता है, जैसे यूके में है ना, राजा या रानी। और ये क्या होता है? ये उत्तराधिकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम चलता है। उत्तराधिकार चुना नहीं जाता। जब राजा या रानी की मृत्यु हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा बेटा या जो भी योग्य है उसको राजा के पद पे या रानी के पद पे बिठा दिया जाता है। और ये सारा सिस्टम उत्तराधिकार के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, राजतंत्र के अकॉर्डिंग चलता है। एक तो ये हो गया लोकतंत्र जैसे यूके है, ठीक है। दूसरा गणतंत्र में क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित, और एक निश्चित समय के लिए। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है जनता के द्वारा, और भारत का कोई भी नागरिक ये चुना जा सकता है। भारत का हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पद चुने जाने के लिए अपना निर्वाचन करवा सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है एक निश्चित अवधि के लिए। तो जैसे भारत में हम देखें, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर चेंज हुए, ऐसे अभी कौन है? हाँ, तो इस तरह से 5 वर्ष की अवधि तक भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है वो क्या होता है? जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। उत्तराधिकार का मैटर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई? हाँ, ओके। फिर बात करते हैं न्याय की। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के अंदर बात की गई है न्याय की, बात की गई है स्वतंत्रता की, बात की गई है समता की, बात की गई है बंधुत्व की। न्याय, कितने तरह के न्याय होंगे? न्याय का बेसिकली मतलब ये है कि जो दो वर्गों में असमानताएं होती है, असमानताएं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। अब असमानता का ये मतलब नहीं है, न्याय करने का ये मतलब नहीं है कि एक पर्सन है जो करोड़पति है और एक पर्सन है जो भीख मांग के काम चलाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि असमानता है इन दोनों के बीच में तो इसका पैसा छीन के इसको दे दिया जाए, नहीं, तो ये फिर इसके साथ अन्याय हो गया ना। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, ऐसे अवसर सर्जित करेगी जिससे ये जो भीख मांगने वाला पर्सन है ये अपनी आय बढ़ा सके। तो ये असमानताएं हैं। तो असमानताओं को दूर करना बेसिकली हम समझ सकते हैं न्याय की बात होती है। ओके, और प्रस्तावना में हम देखें तो 3 तरह के न्याय बताए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी जाति में, किसी भी व्यक्ति में ऊंच नीच नहीं की जाएगी, स्त्री पुरुषों में ऊंच नीच नहीं की जाएगी, उनके अंदर कोई असमानताएं नहीं पैदा की जाएगी, ठीक है, उन सब के साथ, यानी बिना भेदभाव के। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बिना भेदभाव के
उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये क्या हो गया? सामाजिक न्याय हो गया। ओके, फिर बात करते हैं आर्थिक न्याय की। तो जैसा मैंने ये बताया ना, ये आर्थिक न्याय है। सरकार ऐसे अवसर सृजित करेगी ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी आय बढ़ा सके और अमीर और गरीब की असमानताएं कम हो सके। और दूसरी बात हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम देखते हैं कि अगर किसी काम के पुरुष को, एक काम पुरुष करता है और वही काम अगर महिलाएं करती है तो पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है, महिला को कम। तो ये असमानता है, आर्थिक असमानता। अगर पुरुष और महिला एक ही काम को एक ही तरह से करती हैं, यानी एक ही समान काम करती है, तो उन्हें उस काम के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। यह है आर्थिक न्याय। ओके, फिर राजनीतिक न्याय। भारत की राजनीति में, राजनीति के अंदर या समाज के अंदर महिला पुरुष ऊंच नीच, वही बात हम करते हैं ना कि जैसे हम ये बार बार मुद्दा उठाते हैं कि चुने जाने के लिए, चुनाव में व्यक्ति को प्रत्याशी बनने के लिए एक शिक्षा की अर्हता रखनी चाहिए। तो ये तो फिर ऊंच नीच हो जाएगी ना उन लोगों के साथ जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बेहतर नेता साबित हो जाए, तो उन लोगों के साथ तो ये अन्याय हो जाएगा। तो राजनीतिक न्याय भी हमारे यहाँ पे, इसको एक संविधान का उद्देश्य बनाया गया है राजनीतिक न्याय के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। और ये न्याय वाला जो मैटर है, ये न्याय वाली जो विशेषता है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है 1917 की रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से ये चीज हमने यहाँ पे ली है। ओके, फिर बात करें स्वतंत्रता की। तो देखिए, स्वतंत्रता यानी, स्वतंत्रता का मतलब हम क्या समझते हैं? लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो, ऐसे ही व्यवस्था के लोग अपनी स्वतंत्रता के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक एक्शन कर सके। लेकिन ये एक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी, मतलब अब स्वतंत्रता मिल गई तो दूसरों की स्वतंत्रता का हम ख्याल ही नहीं रखेंगे। ये स्वतंत्रता जो होगी वो संविधान के अंदर कुछ सीमाएं बताई गई है, उन सीमाओं के अंतर्गत होगी। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि भारत में कहीं पे भी स्वतंत्र तरीके से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वहाँ पे जनजातियां रहती हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो वहाँ पे जाने से आपको रोका भी जा सकता है, या आपको कहा जा सकता है कि आप पहले परमिट लें, उसके बाद में वहाँ पे आप भ्रमण करने जा सकते हैं। तो आपको स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर सीमाएं नहीं है। स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ सीमाओं के अंदर रहते हुए। 5 तरह की स्वतंत्रता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय कितने तरह के हैं, स्वतंत्रता कितनी तरह की है, समता कितनी तरह की है। तो ये चीजें हैं। और स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, उस विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर उसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की स्वतंत्रताएं हमारे प्रस्तावना में बताई गई है, यानी इन 5 तरह की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाता है हमारा संविधान, लेकिन निश्चित सीमाओं के अंदर। फिर समता या समानता की बात करें तो किसी के अंदर भी समानता मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो भी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई उच्च जाति से है, कोई नीची जाति से है, तो भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई बहुत मतलब वही पैसे वाला या किसी की रीच ज्यादा है कि कोई गरीब है, तो भेदभाव उनमें नहीं किया जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर अवसर मिलेंगे, बराबर उनकी जो राज्य की नजर में उनकी जो इज्जत है, उनकी जो गरिमा है, वो बराबर रहने वाली है, चाहे उनका स्टेटस, सामाजिक स्टेटस उनका कुछ भी हो। तो 2 तरह की समता हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना में देती है, एक तो प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। जैसा कि हम जानते हैं, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, प्रतिष्ठा है ना, गरिमा के साथ, तो सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अवसर की समता, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 16। कोई भी जो नियोजन, लोक नियोजन के ऊपर जो अवसर सर्जित होते हैं, उनमें सभी को बराबर का अवसर मिलेगा, समता है सभी में। अनुच्छेद 17, सभी को ऊंच नीच अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, उपाधियां कोई नहीं लगाएगा, सब आपस में बराबर हैं। ओके, तो इस तरह से अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष, कानून की नजर में सब बराबर होंगे। तो हमारे
संविधान का ये टारगेट है कि भारत के नागरिकों के बीच में समानता बनाए रखी जाए, समता बनाए रखी जाए, लेकिन जहाँ पे जरूरी हो पिछड़े, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं। एग्जाम में ये सवाल आता है, प्रस्तावना में कितनी तरह की समता की बात की गई है? 2 तरह की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। फिर बात करते हैं बंधुत्व की, यानी भाईचारे की। भारत का हर नागरिक आपस में भाईचारे का व्यवहार करेगा, आपस में भाईचारा होगा सभी के अंदर। ओके, और कैसे? व्यक्ति की गरिमा, आपस में सबकी इज्जत करेंगे, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा से हो, सबके अंदर आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसीलिए तो आप देखते नहीं हो क्या, हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ये नहीं होगा कि ये राजस्थान का नागरिक है, ये एमपी का नागरिक है, नहीं, हम सब भारत के नागरिक है। अमेरिका में देखा जाता है ना, अमेरिका की नागरिकता है, लेकिन वहां पे हर राज्य की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक आपस में भाईचारे के साथ रहता है, बंधुत्व के साथ रहता है। लेकिन ये अजीब सी विडंबना है हमारे देश में, हमारे इस लोकतंत्र में, हमारे भारतवर्ष में, कि पिछले कुछ सालों से इस बंधुत्व पे कहीं ना कहीं हमले होते हैं, कहीं ना कहीं हम डिवाइड होते जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है। हमें धर्मों से नहीं, धर्मों के अंदर नहीं बंटना है, हमें धर्म को पीछे छोड़ना है। एक तरह से पहले हमें भारतीय बनना है, उसके बाद में अपने अपने धर्म की बात करनी है। ओके, उसके बाद में तो हमें ये क्या करना है, बंधुत्वता के साथ में भारत में रहना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। और इसी बंधुत्व के लिए जो हम बात करते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये अखंडता जो शब्द है, अखंडता शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से लिया था, जो 1976 में हुआ था। ओके, ये कुछ शब्द थे हमारी प्रस्तावना के अंदर। फिर बात करते हैं, एक मुद्दा उठता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो इसके लिए एक 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का। इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बिल्कुल प्रस्तावना जो है उसका एक अपना महत्व है, वो हमारे संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा, आपको ये बात एक फैक्ट बता दूं कि पूरा संविधान लागू होने के बाद में सबसे बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया था, है ना। तो ये बात एक फैक्ट है, आपको पता होनी चाहिए। तो बेरूबाड़ी संघ मामले में प्रस्तावना की अहमियत को तवज्जो दी गई, उसको माना गया, उसके अंदर जो उद्देश्य है उनको अहमियत दी गई। कोर्ट ने ये भी माना कि जब जरूरत होती है तो प्रस्तावना से हम संविधान की व्याख्या भी करते हैं, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, भारत के संविधान के इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, माइलस्टोन वाला, एक मैग्ना कार्टा वाला एक केस है, जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल उच्चतम न्यायालय ने ये स्वीकार कर लिया कि ये जो पहले ये वाक्य वाली व्याख्या थी ये गलत थी। संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वो वाकई में संविधान का एक भाग है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आप कहोगे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है, तो लिहाजा हम मानेंगे कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसका एक अपना महत्व भी है, जो हमने पीछे देख लिया है। फिर बात करते हैं अपने अगली स्लाइड पे और अंतिम स्लाइड पे जाते हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, केशवानंद भारती केस, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है और एक माइलस्टोन है भारतीय संविधान में। केशवानंद भारती केस 1973। इससे पहले ये था कि क्योंकि ये संविधान का भाग भी नहीं है तो इसमें संशोधन भी हम आर्टिकल, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। आपको पता है, आगे पढ़ेंगे भी, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो केशवानंद भारती केस से पहले था कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि मूल ढांचे को अगर देखें तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसी चीज हो जो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करती हो तो संविधान में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ही दी थी 1973 में। और ये मूल ढांचे की विषय अलग तरह से स्पेशल तौर से परिभाषित नहीं किया गया है कि मूल ढांचा क्या होगा, लेकिन विभिन्न जो न्यायविद है, कानूनविद है, वो अंदाजा लगाते हैं कि जैसे पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है, भारत का लोकतंत्रात्मक होना, भारत के लोगों की स्वतंत्रता, न्याय, ये सारी चीजें कुछ ऐसे पॉइंट है जो मूल ढांचे के अंदर आते हैं। तो अगर संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अब तक संविधान में फिर हमने देखा कि 1976 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें संशोधन भी किया गया और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे कि कौन कौन से, हमने पीछे भी बात की है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा, अखंडता। और कहीं ना कहीं ये सारे शब्द मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो संशोधन किया गया था ये मूल ढांचे में परिवर्तन कहीं नहीं था, बल्कि मुझे लगता है या न्यायविदों का कहना है कि ये मूल ढांचे को और मजबूत करने वाला ही संशोधन था। तो आज का ये प्रस्तावना का हमारा क्या था, एक हमने बात की प्रस्तावना के बारे में, एक डिस्कशन किया। आप बताइएगा कैसा लगा। शायद मुझे नहीं लगता इस तरह से हमने कभी प्रस्तावना को पढ़ा होगा। एक उम्मीद है आपको प्रस्तावना समझ में आई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी। और ये ऐसी डोज है जो आप जितनी ज्यादा लोगे आपकी जागरूकता में, आपकी जानकारी में उतनी बढ़ोतरी होगी। कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, एक्शन का रिएक्शन नहीं होता है। तो आपने पूरा सेशन देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लग रहा है, कुछ सजेशंस हैं वो भी दें, आपके दोस्तों में जरूर शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहे, घर पे रहे। कोविड-19 का दौर है, वैक्सीनेशन भी कराएं, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे बने रहें, दूसरों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।